नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने आज मोदी सरकार और उनकी डबल इंजन की सरकार यानी मणिपुर सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मणिपुर के मुद्दे पर सरकार की तरफ से पेश देश के सबसे बड़े सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बगले झांकने की नौबत से गुजरने लगे, क्योंकि सरकार की तरफ से वकीलों को जो फाइलें दी गई थी, जो जानकारी दी गई थी या जो कागज पत्तर दिया गया था, जिसके आधार पर CJI चंद्रचूड़ की अदालत में चंद्रचूड़ के सामने पेश हुए थे, लेकिन जब उनसे सवाल पूछने लगे चीफ जस्टिस, सवाल मणिपुर की हिंसा को लेकर, सवाल FIR को लेकर, सवाल महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को लेकर, सवाल कि 60,000 FIR में महिलाओं के प्रति हिंसा की कितने मामले हैं, घर जलाने के कितने मामले हैं, धार्मिक इमारतों को जलाने के कितने मामले हैं, कैसे आपने इस FIR को बाइफरकेट किया है, क्या डेटा है आपके पास? तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने एक जगह कहा कि इसका अभी डेटा नहीं है माय लॉर्ड, और ऐसी नौबत इसलिए आए क्योंकि CJI ने आज सरकार की तरफ से पेश वकीलों से मणिपुर के हालात पर गिन गिन कर कई तल्ख सवाल पूछे, और उन सवालों का जवाब देते दोनों वकीलों को नहीं बन पा रहा था। सवाल ये, सबसे बड़ा सवाल जो देश पूछ रहा है बीते कई दिनों से, और जिन सवालों से प्रधानमंत्री मोदी मुंह चुराते फिर रहे हैं, जिन सवालों का सामना वो नहीं करना चाहते, जिन सवालों से बचते हुए सदन में फ्लोर पर नहीं जा रहे हैं, और जो सवाल देश का विपक्ष पूछ रहा है, वही सवाल CJI ने सरकार की तरफ से पेश देश के बड़े वकीलों से पूछा, सरकारी वकीलों से। सवाल ये कि 4 मई को जब मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, नग्न परेड कराया गया, उनके भाई या पिता की हत्या हुई, वीडियो बना, फिर 0 FIR 18 मई को क्यों दर्ज हुई? 14 दिन तक आपकी पुलिस क्या करती रही? फिर सवाल ये कि अगर 18 मई को 0 FIR दर्ज हो गई, तो फिर 20 जून को मजिस्ट्रेट के सामने केस क्यों गया? फिर 1 महीने तक आपकी पुलिस क्या करती रही? फिर सवाल ये कि अगर मजिस्ट्रेट के पास जाने में 1 महीना हुआ, तो फिर 19 जुलाई को वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तारी क्यों हुई? सवाल ये कि अगर 4 मई की घटना है, तो क्या आपकी पुलिस को पता नहीं था कि वहां इतनी बड़ी घटना हुई है? वो कौन सी ताकत थी जो आपकी पुलिस को FIR करने से, कार्रवाई करने से रोक रही थी? ऐसे ऐसे सवालों का सामना आज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को करना पड़ा। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि CJI चंद्रचूड़ सवालों की लिस्ट लेकर बैठे। और आपको पता होगा, CJI ने 19 जुलाई को जब वीडियो वायरल हुआ था, उन महिलाओं का, जिस वीडियो के बाद पूरी दुनिया हिल गई थी, तब 20 जुलाई को CJI ने कहा था या तो आप एक्शन लीजिए वरना हम एक्शन लेंगे। 28 जुलाई की तारीख थी। 2 दिन अस्वस्थ थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसलिए उनकी अदालत 27 और 28 को लगी नहीं, और आज सुनवाई थी। पीड़िता की तरफ से वो 2 महिलाएं जिनके वीडियो वायरल हुए, उनकी तरफ से कपिल सिब्बल अदालत में पेश हुए। कुछ याचिकाकर्ताओं की तरफ से वृंदा ग्रोवर और इंदिरा जयसिंह जैसी वरिष्ठ वकील थी, और बखिया उधेड़ कर रख दी वकीलों ने, कपिल सिब्बल ने, इंदिरा जयसिंह ने, वृंदा ग्रोवर ने, कि मणिपुर की सरकार ने, मणिपुर की पुलिस ने जिस ढंग से बर्ताव किया, जिस ढंग से उन महिलाओं को भीड़ के सामने छोड़ दिया, पुलिस ने ले जाकर, या पुलिस ने उन महिलाओं को बचाने के लिए अपने साथ रखा और उसके बाद भीड़ के हवाले कर दिया। और बहुत सारे सवाल के साथ वकीलों ने जो अदालत के सामने अपनी बात रखी, वकीलों मतलब पीड़िता के वकील कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंह, वृंदा ग्रोवर, जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से थे, NGO की तरफ से थे, और उसके बाद CJI के सवाल दर सवाल और मुश्किल का सामना करते हुए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और सुनवाई अब कल तारीख फिर पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक जरूरत पड़ेगी तो कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी में कोई रिटायर्ड जज भी हो सकता है, अधिकारी भी हो सकते हैं, अभी उसकी रूपरेखा तय होगी, और जो नाम आएगा उसका हम बैकग्राउंड चेक करेंगे। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तय कर लिया था कि मणिपुर के मुद्दे पर सरकार की लापरवाहियों पर सरकार से सीधे ऐसे सवाल किए जाएं जो सवाल
बहुत ज़रूरी है और जिसका जवाब आना ज़रूरी है। सीजेआई की तरफ से जो सवाल हुए, जिस तरह से पूछे गए, और उसी सवालों के बीच, दलीलों के बीच, बहस के बीच सुषमा स्वराज की बेटी जो एडवोकेट हैं, बांसुरी स्वराज, उन्होंने बीच में मणिपुर के बरक्स, छत्तीसगढ़ और बंगाल में महिला अत्याचार का जिक्र किया। तो सीजेआई ने कहा कि मणिपुर का मामला अलग है, मणिपुर के मामले को आप किसी दूसरे राज्य में हुए महिला अत्याचारों से जोड़कर मत देखिए। एक तरह से जो व्हाट अबाउटरी चल रही है, जो संसद में विपक्षी दलों के मोर्चे के जवाब में सत्ताधारी दल की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से, स्मृति ईरानी की तरफ से, अनुराग ठाकुर की तरफ से, सबकी तरफ से कहा जा रहा है मणिपुर क्यों, छत्तीसगढ़ पर बात करो, बंगाल पर बात करो, बिहार पर बात करो, केरला पर बात करो, राजस्थान पर बात करो। एक तरह से सीजेआई ने साफ कह दिया कि मणिपुर का मामला अलग है, बाकी जगह का मामला अलग है। आप ये नहीं कह सकते कि देश की सभी बेटियों के साथ पहले इंसाफ करो, फिर मणिपुर की बेटी के साथ इंसाफ हो। उनके कहने का टोन ये था। तो जो एजेंडा सेट बीजेपी करना चाह रही है, विपक्ष के सवालों के जवाब देने के बजाय डाइवर्ट करना चाह रही है, सीजेआई ने एक तरह से अपने तेवर के साथ ये भी कहा कि ये तरीका गलत है। मणिपुर की हिंसा बिल्कुल बाकी जगहों की हिंसा से अलग है और ये दुनिया जानती है कि मणिपुर में हिंसा के करीब करीब 3 महीने हो गए और इसमें सरकार की सिस्टम, पुलिस, सबकी नाकामियों के किस्से दुनिया भर में जग जाहिर है। एक जगह ये भी कह दिया, डेटा जब पूछा कि 60,000 में से एफआईआर को आपने कैसे बाइफरकेट किया है, और जब कहा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कि अभी इसका डेटा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, सीजेआई ने, मीडिया में सारी घटनाओं से जुड़े फैक्ट हैं। मैं हैरान हूं कि राज्य सरकार के पास फैक्ट नहीं है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की फटकार, इसलिए मैंने यहां लिखा है, चंद्रचूड़ ने उधेड़ी सरकार की बखिया। और थोड़ी भी अगर शर्म होती तो मुहावरा है ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। डूब मरने के शाब्दिक अर्थ पर मत जाइए, शर्मिंदा होना। लेकिन क्या यह सरकार शर्मिंदा हुई है? क्या यह सरकार आपको शर्मिंदा होती दिखी है? क्या प्रधानमंत्री मोदी में कोई शर्मिंदगी दिखी है? क्या अमित शाह में कोई शर्मिंदगी दिखी है? कभी नहीं, रत्ती भर भी नहीं। वो तो कभी दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमी में भारत को शामिल कराने के भाषण दे रहे हैं प्रगति मैदान में, राजकोट में जाकर गरीबी हटाने की बातें कर रहे हैं, कहीं जाकर कुछ और कर रहे हैं, कहीं फीता काट कर रहे हैं, कहीं उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं ड्रोन उड़ा रहे हैं, और अमित शाह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, विपक्ष को सिर्फ निशाने पर ले रहे हैं। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो सरकार को आईना दिखा रहा है, सीजेआई जिन्होंने तमाम तरह के सवालों के साथ ये तक पूछा कि कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने मामले में कार्रवाई हुई, पुलिस ने ढिलाई क्यों की, ऐसे मौके पर पुलिस कहां थी, पुलिस ने देर क्यों की, मामले अदालत मजिस्ट्रेट के पास जाने में क्यों देर हुए। और इसके साथ साथ सीजेआई ने यह भी कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि मणिपुर में हीलिंग टच की बहुत ज़रूरत है, हिंसा बेरोक टोक चल रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर जांच हो। और यही होगा अभी कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो सकता है कल की सुनवाई के दौरान एक कमेटी की तस्वीर सामने आए कि कौन सी कमेटी होगी, कैसी होगी, हाई पावर कमेटी जो पूरे मामले की जांच करेगी। विस्तार से एक वीडियो मैंने शाम को जब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई खत्म हुई थी, लाइव शायद आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा समझने के लिए, जिसमें एनके सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी पत्रकार हैं, 4 दशकों का अनुभव है, अदालती प्रक्रिया को समझते हैं, संविधान, कायदे, कानून, उनसे विस्तार से बात की थी। और उस समय अदालत में जो कुछ हो रहा था, किस वकील ने क्या कहा, सीजेआई ने क्या कहा, सब कुछ विस्तार से है। लेकिन बात वही है, थोड़ी भी अगर शर्म होती तो, जो शर्म है नहीं। अब देखना है कि संसद में प्रधानमंत्री मोदी क्या जवाब देते हैं, क्योंकि सवाल तो अब सीजेआई ने भी उठा दिया। अब तक विपक्ष के सवाल को आप खारिज कर सकते हैं कि राजनीति है, विपक्ष राजनीति कर रहा है, या फला जो संगठन है वो राजनीति कर रहा है। अब क्या कहेंगे, क्या सीजेआई भी राजनीति कर रहे हैं? सीजेआई ने वही सारे सवाल उठा दिए चंद्रचूड़ ने, जो विपक्ष उठा रहा है, जो हम जैसे लोग उठा रहे हैं, जो कोई भी संजीदा आदमी उठा सकता है। वो सारे सवाल सीजेआई ने, तल्ख सवालों की झड़ी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के सामने की। शायद वो तैयारी के साथ नहीं आए थे। देखते हैं कल की सुनवाई में क्या होता है। इस बीच हमारी सहयोगी, एक पत्रकार सहयोगी साथी नीलू व्यास ने आज बात की है गौरव गोगोई से, जो असम से कांग्रेस के सांसद हैं। सांसदों का एक
जत्था 21 सांसदों का, इंडिया के सांसदों का जत्था जो मणिपुर गया था 2 दिन के लिए, कल ही लौटा है। उन्होंने मणिपुर के शिविर में क्या देखा, राहत शिविरों में लोगों से बात करके क्या देखा, वो अभी इस वीडियो में आगे देख सकते हैं। गौरव गोगोई वही सांसद है जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, और अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी को अब जवाब देना होगा। 6, 7, 8 किसी दिन उस पर चर्चा होगी। देश को इंतजार है कि प्रधानमंत्री मोदी जवाब क्या देते हैं। फिलहाल सुनिए कि गौरव गोगोई जो लौट कर आए मणिपुर से, उन्होंने शिविरों में क्या देखा। नीलू व्यास उनसे बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार मणिपुर न्यूज की हेडलाइंस में बना हुआ है, और अभी एक विपक्षी दलों का एक जत्था 21 पार्लियामेंटेरियंस का मणिपुर गया था। वो रिलीफ कैंप्स में भी गए और वहां पर कई लोगों से उन लोगों ने बातचीत की, और ये जत्था वापस आया है। और वापस आकर जितने भी आपने इंटरव्यूज विपक्षी दलों के सुने हैं, उनका यही कहना था कि वहां पे हालात बहुत ज्यादा खराब है, और खासकर महिलाओं, बच्चों की, और जहां जो जो हिंसा को लेकर जो वहां पर जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है। आज इस समय हमारे साथ असम के लोकसभा एमपी गौरव गोगोई हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है अजीत अंजुम के प्लेटफॉर्म पर। गौरव गोगोई भी उस विपक्षी दलों के जत्थे में थे, और वो लौटे हैं। आज उन्होंने ब्रीफ भी किया है, पार्लियामेंट की जो फ्लोर स्ट्रैटेजी मीटिंग होती है वहां पर लोगों को बताया कि क्या कुछ हुआ। आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरव। और सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है वो यही है कि आपको वहां जाकर जब आप लोगों ने वहां पे लोगों से बातचीत की तो क्या लगा कि वाकई में स्थिति क्या इतनी खराब है जितनी जो देखने में आई है अभी तक? वाकई नीलू जी, क्योंकि लगभग 3 महीने हो चुके हैं और स्थिति सुधरती हुई नहीं दिख रही। बहुत से लोग अभी भी शिविर में हैं। इससे पहले जब इस प्रकार की घटनाएं उत्तर पूर्वांचल में हुई हैं तो 1 महीने के अंदर स्थिति काफी सुधर जाती थी, और 1-1.5 महीने में लोग अपने पुराने जीवन को दोबारा शुरू कर सकते थे। लेकिन लगभग कई वर्षों के बाद मैंने ऐसी परिस्थिति देखी कि लोगों के पास अपने घर वापस जाने का आज भी कोई उपाय नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है दूसरे गांवों में उनके लिए कुछ टेम्पररी घर बनाने के लिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने घर को नहीं छोड़ना चाहता, अपने खेत को नहीं छोड़ना चाहता। तो लेकिन गौरव, सरकार का ये कहना है गौरव, लेकिन सरकार का ये कहना है कि हालात वहां पर नॉर्मल हो रहे हैं। आपको लगता है कि वो नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है इस समय मणिपुर, या हालात जो हमने 1-1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले जिस तरीके से हालात सुने थे वही है अभी? देखिए, जो हिंसा हुई थी, जिस प्रकार का जितना हिंसा हो रहा पहले हुआ, उतनी हिंसा तो नहीं हुई। लेकिन क्या बिल्कुल शांत है ये भी कहना गलत है, क्योंकि जो 2 दिन थे दोनों दिन पुलिस फायरिंग हुई, लोगों की मृत्यु हुई, हमारे जाने से पहले पुलिस पर भी फायरिंग हुई। तो ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं। लगभग 5,000 हथियार अभी भी आम लोगों के हाथों में हैं। आज भी लोग कहते हैं कि जो जिस प्रकार की फायरिंग और वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत आधुनिक है। आज भी लोग शिविर में हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे अफसोस की बात यह है कि 3 महीने बाद भी लोगों का एक दूसरे के प्रति जो गुस्सा है वो गुस्सा खत्म होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। तो आज तो आर्मी है, इसीलिए पहले जैसे हिंसा नहीं देख रही। लेकिन कब तक आर्मी रहेगी? 50,000 जवान कब तक मणिपुर में रहेंगे? आज भी इंटरनेट बंद है। तो अगर नॉर्मलसी होगी तो इसका मतलब कि इंटरनेट चालू होगा, इंटरनेट चालू नहीं है। नॉर्मलसी का मतलब स्कूल और कॉलेज पहले जैसे चल रहे, स्कूल और कॉलेज पहले जैसे नहीं चल रहे। नॉर्मलसी का मतलब मेते और कुकी भाई लोग पहले जैसे में जीवन कटा रहे हैं, पहले जैसे नहीं है। नॉर्मलसी का मतलब सब लोगों ने अपने जो हथियार जो उन्होंने पुलिस थानों से छीना था उन्होंने वापस कर दिया, वो भी नहीं वापस कर दिया। नॉर्मलसी का मतलब अब हिंसा नहीं हो रही, अभी भी शूटिंग हो रही है। तो कौन सी नॉर्मलसी की बात सरकार कर रही है वो ही जाने। जी, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस पूरे हिंसा का जो कारण है, आपको वहां पे लोगों से जब आप लोग मिले, आपने बातचीत की, क्या लगा, उसका कारण क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि ये जो ड्रग्स का पूरा मामला है, कुछ लोग कुछ और बातें कहते हैं।
कारण क्या था जिसके वजह से कुकीज और मेतीज जो कि आपस में इतने प्यार से रहते थे, एक इतना बड़ा डिवाइड हिल और वैली के बीच में हो गया है? देखिए, समस्या तो हर प्रदेश में है। वो चाहे ड्रग्स समस्या हो, वो चाहे दो जनजाति के बीच में समस्या हो, वो चाहे जमीन की समस्या हो, समस्या तो हर प्रदेश में है। और मणिपुर में भी पहले ऐसे कई से समस्या पहले की सरकारें झेल रही थी। लेकिन अगर पहले और आज के परिस्थिति में अगर मैं फर्क देखूं, तो जब बात बिगड़ने लगी, जब हालात बिगड़ने लगे, जो ठोस कदम वहां की राज्य सरकार को उठाने चाहिए थे, जो सतर्कता केंद्र सरकार को दिखानी चाहिए थी, वो सतर्कता और वो ठोस कदम ना दिखाने के कारण वो जो समस्या पहले से ही चल रहे, आज वो एकदम आग की तरह फैल गई दोनों समुदाय के बीच में। और इतना हिंसा, इतना नफरत और इतने लंबे अरसे तक नफरत और ये हिंसा का हुआ। जैसे कि मैंने कहा, कुछ हिंसात्मक घटनाएं हमें जब सुनने को मिले तो वो मई 3 को हुए। जब हम कैंप में गए तो किसी ने बोला कि मई 14 को हमारे साथ हुआ ऐसा, किसी ने बोला कि मई 28 को हमारा घर गांव जला दिया। तो आप देख रहे, पूरा जो महीना मई का था, पूरा एक हिंसात्मक और दर्दनाक एक महीना था। और ये जो काबू नहीं कर पाई राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उसी को लेकर मुझे लगता है कि आज बड़ी अलग परिस्थिति मणिपुर में बन गई है। लगभग एक जंग, दो जाति के बीच में एक जंग जैसा एक वातावरण, अफसोस से कहना पड़ेगा लेकिन सच्चाई है, आज बन गया है। और समस्या फैल रही है, जो आप बोल रहे हैं नॉर्मल सी की। मुझे तो अब चिंता हो रही है कि कहीं मिजोरम के लोग आज इस समस्या में ना पड़े, क्योंकि मणिपुर के एक समुदाय और मिजोरम में जो लोग रहते हैं उनके बीच में पहले से ही उनके जनजातियों के बीच में एक अच्छा एक रिश्ता रहा है। तो आज ये दूसरे प्रदेशों में भी ये फैल सकता है। मणिपुर के लोग असम और मेघालय में भी रहते हैं, उन जनजाति के लोग असम और मेघालय में भी रह सकते हैं। तो इतना आज ये पूरे उत्तर पूर्वांचल को अस्थिर कर सकता है, क्योंकि सबके हाथ में बंदूक है और एक आक्रोश है। और कहीं ना कहीं कि हम सुलह नहीं ला पा रहे, एक राजनीतिक इसको हम रूप से इस दोनों वर्गों को हम एक टेबल पे, एक रूम में नहीं ला पा रहे। तो ये जो विफलता रही है, इससे परिस्थिति और खराब हो सकती है। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? इसमें बीरेन सिंह की आपको गलती ज्यादा नजर आती है या केंद्र सरकार की? जी देखिए, दोनों की मुझे भूमिका बहुत अहम लगती है, क्योंकि दो समुदायों के बीच में शांति बरकरार रखना एक उत्तर पूर्वांचल प्रदेश में राज्य सरकार की, गृह विभाग की भी जिम्मेवारी होती है। और जब कुछ उग्रपंथी संगठन, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट जब अपने हाथ में बंदूक ले लेते हैं, तो उत्तर पूर्वांचल में तो आर्मी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन पता नहीं क्यों पहली बार मैंने लगभग 20-25 वर्ष में आज पुलिस को व्यर्थ होते हुए देखा, आर्मी को क्लूलेस होते हुए देखा। तो इसीलिए मुझे दोनों पर मैं जब सोचता हूं तो मुझे लगता है कि दोनों की, गृह मंत्री की और मुख्यमंत्री की, दोनों की अहम भूमिका रही है। और अफसोस की बात है कि ये अभी भी अपनी जिम्मेवारी ना ले हुए कभी किसी जज की तरफ बोलते हैं कि वो जज ऐसा था, जुडिशियल ऐसा, कोई बोलता है कि बाहर से लोग आए, कोई बोलते हैं ड्रग्स की ऐसा आए। जो भी हो, कानूनी व्यवस्था, शांति बरकरार रहना करना। उत्तर पूर्वांचल में जो सेंट्रल फोर्स है, असम राइफल, जो साफ साफ गृह विभाग के नेतृत्व में काम करते हैं, और वहां की जो राज्य पुलिस है जो साफ साफ जो मणिपुर सरकार के नेतृत्व में काम करती है, उन दोनों की जिम्मेवारी है। बहुत अफसोस लगा जब हमने, हमारा गुट जब एक महिला से मिली, जो महिला उस वीडियो में थी, जिस वीडियो ने पूरे देश को दहशत और अनुभव करने में मजबूर किया। और उन्होंने कहा कि पुलिस तो वहीं पे थी, पुलिस के सामने उन दो महिलाओं पर अत्याचार हुआ। तो इसीलिए बहुत अफसोस की बात है कि इन दोनों मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के कारण मणिपुर के लोगों को कितनी हिंसा और कितना अत्याचार झेलना पड़ रहा है। आप लोगों का डेलीगेशन जब वापस आया तो आज वो दोनों महिलाएं जिनको नेकेड परेड जिनकी कराई गई थी,
आज वो महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि उनके केस को सीबीआई के हाथों में न सौंपा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि असम की सरकार को ना दिया जाए। आप लोगों की जब उनसे बातचीत हुई तो आप लोगों को लगा कि इस तरीके की वो लोग बात कर रहे थे कि उनको वो विश्वास नहीं है? क्या लगा उनसे बातचीत करके? जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने खुद कबूल किया कि सारी घटनाएं पुलिस के सामने हुई हैं, तो पुलिस पर तो इनका विश्वास ही उठ चुका है। और हमने और लोगों से मिले, एक बहुत अफसोस की बात है नीलू जी, हम हमने एक डेलीगेशन हमारे पास आया और उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्रता संग्रामी की लगभग 80 वर्ष की एक महिला को एक वर्ग के लोगों ने उनको घर में बंद करके बाहर से ताला लगाकर उनको जिंदा जला दिया। फोटो भी हमारे साथ है। तो ये जो मानव अधिकारों का जो उल्लंघन हुआ है, जो हिंसा हुई है, जो हिंसा पुलिस और आपके नजरों के सामने हुई है, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को पूरे सारे हिंसात्मक घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए एक इंक्वायरी करनी चाहिए। महिलाओं पे जो भी अत्याचार हुआ है, बच्चों पर कम अत्याचार हुआ है क्या? बच्चों का बलात्कार नहीं हुआ है क्या? लोगों को जिंदा नहीं जला गया क्या? लोगों के हाथ और पैर नहीं काटे गए क्या? लोगों के घर नहीं जलाए गए? तो ये जो पूरा जो हिंसात्मक जो वातावरण बना है, जिसमें कई मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, बहुत दर्दनाक घटनाएं हुए हैं, सामूहिक रूप से मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे रिटायर्ड जज या इस पे एक इंक्वायरी बैठानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की कल सुनवाई दोबारा है, कल 2 बजे फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन मोदी जी की जो एक चुप्पी है, चर्चा से जो भागने की प्रवृत्ति है सरकार की, जो संसद में भी हम देख रहे हैं, आज भी देखिए राज्यसभा, दोनों सदन स्थगित हो गए। राज्यसभा में तो यूनिलैटरली शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन को जगदीप धनखड़ साहब ने शुरू कर दिया। और इसको क्या कहेंगे कि मोदी जी मौन है और संसद में चल रहा है तमाशा? मोदी जी मणिपुर पे मौन है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी पर जोर जोर से बोल रहे हैं। मणिपुर पे मौन है, लेकिन राजस्थान में राजनीतिक भाषा दे रहे हैं। मणिपुर पे मौन है, लेकिन सरकारी उद्घाटन में लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने बेशक कर्तव्य पद तो बना दिया दिल्ली में, लेकिन स्वयं की प्रधानमंत्री होने के नाते जो कर्तव्य है वो शायद भूल गए हैं। एक प्रधानमंत्री सिर्फ सरकारी उद्घाटन और राजनीतिक सभा में भाषण देने के लिए उनको चुना नहीं गया है। प्रधानमंत्री को देश में जब समस्या होती है तो लोगों के बीच में विश्वास और लोगों को एक नेतृत्व देने के लिए उनको चुना गया है। तो पूरा जो उनका कर्तव्य रहा है मणिपुर के प्रति, वो उस कर्तव्य से भाग रहे हैं, मुकर रहे हैं। और ये हमने पहले भी देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री, उनकी केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी प्रकार की उनके तरफ से चूक होती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे चीज को दबाने की कोशिश करते हैं मौन रहकर। और यहाँ पे भी यही देखा कि अभी कैसे इस मणिपुर को दबाया जाए, मणिपुर इश्यू के महत्व को कम किया जाए। दुनिया भर के बातें करे लेकिन मणिपुर की बातें ना करे, पार्लियामेंट में भी उसको एक साधारण मामले की तरह उसको जांच करवाए। तो मैं तो यही देखता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने छवि को, अपने देश के गरिमा से ज्यादा प्यार करते हैं। प्रधानमंत्री अपने छवि को, मणिपुर के महिलाओं के प्रति जो उनका कर्तव्य बनता है, अपनी छवि को वो ज्यादा महत्व देते हैं। आप लोग गवर्नर से भी मिले थे, अनुसुईया उइके से आप लोगों ने मीटिंग की थी और उस मीटिंग में ये आप लोगों ने कहा कि भाई जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार को बताए, अवगत कराए कि क्या कुछ हुआ है। क्या गवर्नर की तरफ से आपको आश्वासन मिला है कि वो ऐसी कोई चिट्ठी लिखेंगी प्रेसिडेंट रूल को लेकर? अगर वहां पर इतनी लॉलेसनेस है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ मशीनरी है, तो क्या प्रेसिडेंट रूल को लेकर अनुसुईया उइके से आपको कोई आश्वासन मिला है? देखिए, पहले तो हमने राज्यपाल महोदया का जो भूमिका रहा है पिछले 2 महीने में, उसको हमने सहराया, क्योंकि 5 महीने नहीं हुए उनको मणिपुर का दायित्व मिले हुए। इससे पहले वो छत्तीसगढ़ में थी। पर मुझे लगता है कि उन्होंने जो संवेदनशीलता अपने बयानों में प्रकाशित किया है और जिस प्रकार से वो मणिपुर में हर जिलों में घूम रही है और मणिपुर के शिविर में
किस चीज की कमी है, दवाई की कमी, खाने की कमी, सारी जो जानकारी वो रख रही है वो सराहने काबिल है। और उन्होंने भी कहा कि इंडिया डेलीगेशन जिस प्रकार से आए हैं, मानव अधिकारों की जो हम बात कर रहे हैं, बार बार दोनों समुदाय के बीच में एक शांति का एक विकल्प निकले, इस पर हम जोर दे रहे हैं। तो उन्होंने भी ये काबिल तारीफ समझा और उन्होंने भी ये कबूल किया कि केंद्र सरकार को इस मामले में नेतृत्व लेना चाहिए। और ये बात तो हम पार्लियामेंट शुरू होने से पहले भी कह रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके जाएं तो उसका स्वागत हम करेंगे। आज भी अगर वो इस कदम को ले तो हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि ये इस समय हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल बन चुका है, देश की अखंडता, क्योंकि सिर्फ मणिपुर नहीं, मणिपुर भारत है, भारत मणिपुर है। ये कहती है गौरव, आज जितने भी बीजेपी स्पोक्सपर्सन को आप सुनिए तो वो कहेंगे कि विपक्षी दल तो जो मणिपुर गए थे तो वो तो राजनीतिक पर्यटन यानी कि पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए गए थे, इस तरीके के बयान आ रहे हैं। और कहा कि किस लिए गए थे, ये तो एक शो ऑफ प्रिटेंस था। देखिए, बयान अब राजनीति अपनी सीमा तक ठीक है, लेकिन आज मंत्रियों को हमें टोकने के बजाय मणिपुर में जाना चाहिए था। हमें कुछ भी बोले, हमें किसी कोई भी शब्द का इस्तेमाल करके हमारा अपमान करे, ठीक है, ये अगर उनका ये राजधर्म का ये है तो है, लेकिन मणिपुर के प्रति तो अन्याय ना करे। वहां पे जाएं। युवाओं को आज यूनिवर्सिटीज में शिक्षा करने का अवसर नहीं मिल रहा। मेडिकल छात्र से हम मिले, वो कह रहे हैं कि हम क्लास नहीं कर पा रहे। हमें लोग मिले जो बोल रहे हैं कि आज इंटरनेट बंद है, हम ऑनलाइन क्लास कैसे करें। तो इसीलिए बेशक राजनीतिक जो जिस प्रकार की उनको राजनीति करनी है वो करें, लेकिन अपना संवैधानिक नैतिक जो कर्तव्य बनता है उसको तो ना भूले। प्रधानमंत्री जाए, मैं तो आज भी बोलता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जाएंगे तो उनके नेतृत्व का हम स्वागत करेंगे। मणिपुर के लोगों ने अगर मैं बहुत संक्षेप में आपसे पूछूं कि प्रधानमंत्री को क्यों डर लग रहा है मणिपुर जाने में? देखिए, ये जैसे कि मैंने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के द्वारा चूक होती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी इश्यू को, समस्याओं को दबाने की कोशिश करते हैं। जब सेकेंड वेव चल रहा था, दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री निर्वाचन में व्यस्त थे। जब यहाँ पे मणिपुर में, जब मणिपुर के भाजपा के विधायक जब दिल्ली आकर प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे तो प्रधानमंत्री ने उनको समय नहीं दिया, अपॉइंटमेंट नहीं दिया। वो वीडियो शायद अगर वायरल नहीं होता उन दो महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ तो प्रधानमंत्री शायद आज तक चुप्पी बनाए रखते। तो ये मौन उनका एक अस्त्र है इश्यू को, उनके छवि को बदनाम होने से बचाने का। तो और इसीलिए ये सामूहिक दायित्व बनता है ना सिर्फ राजनीतिक दलों का, लेकिन समाज का, मीडिया का, कि जो व्यक्ति, क्योंकि ये सरकार इसकी पूरी शक्ति केंद्रित है प्रधानमंत्री कार्यालय पे। ये प्रधानमंत्री कार्यालय पूरे सरकार को चला रहा है। तो जब इतना व्यक्ति केंद्रित है और केंद्रीय शासित एक सरकार है तो प्रधानमंत्री अगर ठोस कदम उठाएंगे, क्या संदेश जा रहा है कि प्रधानमंत्री फ्रांस में घूम रहे हैं, अपने ही देश में आग लगी हुई है और वो फ्रांस में घूम रहे, अबू धाबी में घूम रहे, अमेरिका में घूम रहे, अमेरिका के पार्लियामेंट के अंदर भाषण दे रहे, और यहाँ पे आके हमारे भारत के पार्लियामेंट में उनको जाने का अवसर नहीं मिल रहा है। क्या संदेश जा रहा है कि उन्होंने नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किया, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो उनका दायित्व बनता है वो दायित्व को नहीं पालन कर रहे हैं। गौरव, एक आखिरी सवाल बस प्रोग्राम को खत्म करेंगे कि ये चर्चा विपक्ष भाग रहा है, या फिर अगर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन भी अगर हो जाए तो कम से कम कुछ तो बातचीत हो जाएगी ना, या फिर इस पे लॉन्ग डिस्कशन को लेकर भी विपक्ष अड़ा रहेगा? और सरकार का रवैया आपको पता ही है, सरकार का एटीट्यूड कि ब्रेजन आउट करना है, किसी तरीके से चर्चा हो ही ना। अभी तो ये भी नहीं पता कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर भी चर्चा होगी या नहीं होगी। तो क्या इस पे आगे इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए नीलू जी, अब चर्चा क्यों चाहते हैं? ताकि प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्र सरकार हमको रास्ता तो बताए
कि मणिपुर में वो शांति कैसे लाएंगे। नहीं तो कोर्ट में तो गृह विभाग बोल रहा है कि सब शांति है, सब ऐसा हो गया है, नॉर्मलसी आ गई है। तो प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार सदन में आके चर्चा के द्वारा देश को बताए कि वो मणिपुर में शांति कैसे ला रहे हैं, मणिपुर के लोगों को संदेश तो दे कि वो अपने वापस करें। इसलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का मकसद क्या है? सिर्फ चर्चा के लिए नहीं, चर्चा के द्वारा हम प्रधानमंत्री से जिम्मेवारी मांगे और उनसे जानकारी मांगे कि वो मणिपुर में दोनों समुदाय के जो अलग अलग राजनीतिक मांग है उसको कैसे वो संजोग में करेंगे। तो इस ताकि हमारा उद्देश्य ये है कि मणिपुर में शांति आए, ये आग और प्रदेशों में ना फैले। इसीलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है, इंडिया अलायंस का कर्तव्य बनता है कि हमने जो देखा है, हमने मणिपुर के लोगों का दर्द सुना है, उस दर्द और उनके मन में जो भय है, उस भय को हमें व्यक्त करना है पार्लियामेंट के अंदर। थैंक यू सो मच गौरव, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।